देखिए 1 मिनट केमिस्ट्री में आज पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। कैसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर वेरी करती है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए। तो देखिए फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में आज हम पढ़ रहे हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इसकी छोटी छोटी सी हम 3 लेक्चर बनाएंगे छोटे छोटे से। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम बात देखें, हमारे पास कोई मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में जनरली 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कह सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक। तो अगर हम किसी सोडियम मेटल की बात करें, वो भी किस में, गैसियस स्टेट में। ठीक है, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिफाइन होती है कब, जब कोई सब्सटेंस गैसेस स्टेट में पहुंच जाए, उससे एक इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने के लिए, उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं आयनेशन एनर्जी। तो ये हमारे पास सोडियम मेटल है गैसेस स्टेट में, और इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयंस। अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी इनिशियली, अगर ये एलिमेंट स्टेट में था तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी, 0। अब ये आयनिक स्टेट में आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करे तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो सोडियम गैस है, सोडियम एलिमेंट है गैसेस स्टेट में, उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो खुद कैसे काम करेगा, खुद होगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जो खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या कह सकते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही तो वो ऑक्सीडेशन है, और वो सब्सटेंस कैसे एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इन गैसेस स्टेट, अगर गैसेस स्टेट में किसी भी सब्सटेंस की हम क्या करें, रिड्यूसिंग एजेंट देखें या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देखें या रिड्यूसिंग एजेंट नेचर देखें। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट पावर या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एक ही बात है। तो वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, और जितनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा उतना क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयनेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो जितनी लो आयनेशन एनर्जी होगी उतनी रिड्यूसिंग एजेंट पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं, मेटल जनरली आसानी से क्या करते हैं, इनके आउटर मोस्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर लेते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, या कह सकते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। तो इनकी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, या कह सकते हैं इनकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी, लो, और आयनेशन एनर्जी लो होगी तो इनमें रिड्यूसिंग नेचर क्या होती है, ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ए ग्रुप, तो फर्स्ट ए ग्रुप की अगर हम बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा मेटेलिक नेचर अगर हम बात देखें तो मेटेलिक नेचर क्या होगी, जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं वो मेटेलिक नेचर शो करते हैं, और इनकी जो मेटेलिक नेचर है वो हाई होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते ही क्या कर लेते हैं, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। तो इसलिए फटाक से क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, तो ये क्या होंगे, इस क्या होंगे, यानी कि इजीली इनकी जो आयनेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, लो होगी, और इस रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर इनमें भी आपस में कंपेयर करें, देखिए इनमें भी आपस अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की। और इनमें भी आपस में कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो जो बैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम। जितना बड़ा साइज होता जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होगा, तो उसकी अट्रैक्शन कम होगी, तो उसके लूज होने की यानी कि रिमूव होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, या कह सकते हैं लो आयनिस एनर्जी पे क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इससे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये, इससे जल्दी ये, इससे जल्दी ये, इससे जल्दी ये। तो डाउन द ग्रुप क्या है, साइज बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं आयनिस एनर्जी घट रही है, और आयनिस एनर्जी घटती चली जाएगी तो रिड्यूसिंग एजेंट पावर क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, अगर हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट जाने से, अगर हम इसमें देखें तो लेफ्ट टू डाउन द ग्रुप जाने से साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और आयनिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर हम बात करें गैसेस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग, तो ये जो रिड्यूसिंग पावर है यानी कि फर्स्ट ग्रुप में जो ये जो ऑर्डर है किसका है, रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का इन गैसेस स्टेट, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, किसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, किसके, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, और फर्स्ट ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा कौन होगा, सीजियम, मगर किस केस में, गैसियस स्टेट में। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इन गैसेस स्टेट इज मैक्सिमम, किसकी होगी मैक्सिमम, फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट की, और फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट में भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सीजियम की। क्लियर। चलिए बात करें इन जनरल स्टेट। जनरल स्टेट क्या होती है, जनरल स्टेट है क्या है, जो जो भी आयंस हैं वो जनरली किस में पाए जाते हैं, एक्वस स्टेट में, ठीक है। यानी कि आयंस के फॉर्म में होंगे, मगर आयंस गैसियस स्टेट में नहीं पाए जाते, किस में पाए जाते हैं, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो जनरल स्टेट में अगर हम बात करें रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना क्या होगा, कम होगा, उतनी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, या कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट नेचर क्या होगी, ज़्यादा होगी। कब, जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम, ठीक। मगर ये किसके लिए है, इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब गैसेस स्टेट को छोड़ के। देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकलता कैसे है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तीन चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। किसी कोई भी हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मेटल है, तो उसे एक्वस आयंस बनाने में तीन स्टेप यूज होते हैं। एक तो सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब उसे सॉलिड फॉर्म में वो होगा, सॉलिड से उसे गैस फॉर्म में लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। प्लस जब वो गैसीय स्टेट में आएगा तो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में जो आयनेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो आयनेस एनर्जी, ये भी रिक्वायर्ड है, सब्लिमेशन एनर्जी भी, और ये भी रिक्वायर्ड होगी। ये सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से गैस फॉर्म में लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी सब्लिमेशन। और फिर गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे बोल देंगे लेटेस्ट एनर्जी। और अब गैस जो आयंस बन गया, उस गैस आयंस को वाटर में डिसॉल्व करने पे, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का उस पर आके चिपकने से एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो तीन एनर्जी स्टेप होंगी, इन तीनों एनर्जी के सम से क्या निकल के आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे एनर्जी जितनी ज़्यादा क्या हो, रिलीज हो। देखिए जैसे हमारे पास ये कोई मेटल है, तो मेटल को पहले किस में लाएंगे हम, गैस फॉर्म में। तो गैस फॉर्म में लाने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सब्लिमेशन एनर्जी, ये है क्या होगी हमें रिक्वायर्ड। अब हम मेटल से क्या करेंगे, गैस मेटल एटम से क्या बनाएंगे, यानी कि गैसियस मेटल एटम से क्या बनाएंगे, गैसियस आयन बनाएंगे। तो आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छीनना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाई थी, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, जब ये गैस आयंस बन गया तो अब इसको किस में ले जाएंगे, एक्वस फॉर्म में। इस आयंस को किस में ले जाएंगे, एक्वस फेस में, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें क्या करेंगे, ऐड। तो जब वाटर ऐड करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जो इस कैटायन पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, स्ट्रांगली अटैच होते हैं और एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज, जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन तीनों के एनर्जी के सम से निकल के आता है कौन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम बात करें अगर बात करें फॉर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो देखिए जो एनर्जी हमें क्या हो रही है, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड हो रही है किसमें, गैस आयंस यानी कि एक्वस आयन बनने में, एक्वस आयंस बनने में जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड हो रही है वो तो कम होनी चाहिए। जहाँ हमें देना पड़ रहा है एनर्जी वहाँ तो कम देनी पड़े, और जहाँ मिल रहा हो वहाँ ज़्यादा मिले। बिल्कुल जीवन का जैसे चक्कर है, जीवन का चक्कर कैसा होता है कि हम क्या करते हैं, कोई सामान कहीं से लेने जाएं, खरीदने जाएं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम में मिले, सस्ते से सस्ता मिले। और कोई अपनी चीज़ बेचने जाएं या अपना कहीं जॉब करने जाएं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा में बिके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की नौकरी मिले, ठीक है। तो हम जो हमें गेन हो रहा है वो तो हम चाहते हैं ज़्यादा हो, और जो हमसे लॉस हो रहा है यानी कि जो हमें देना पड़ रहा है वो हम चाहते हैं कम हो। तो वैसा यहाँ है। तो ये क्या है, ये स्टेप फास्ट कब चलेगा, ये स्टेप फास्ट जब चलेगा जब रिक्वायर्ड एनर्जी तो लो हो और रिलीज एनर्जी क्या हो, हाई हो। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, तो कोई भी एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा अगर उसकी सब्लिमेशन एनर्जी क्या हो, लेस हो, आयनेशन एनर्जी भी क्या हो, लेस हो, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो, हाई हो। मगर एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि रिड्यूसिंग नेचर जो है, या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो केवल एक ही कंडीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, वो तीनों बातों का रिजल्ट है, ठीक है। इन तीनों एनर्जी का जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर। चलिए
जैसे अगर हम बात करें तो अभी हमने गैसियस स्टेट में बात करी थी, गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गए थे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, और फर्स्ट ग्रुप में भी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, साइज यानी कि रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जा रही थी। Li से अधिक था Na, Na से अधिक K से बड़ा Rb से बड़ा Cs, सबसे ज्यादा Cs था। मगर यहाँ पे अब अगर एक्वस स्टेट में देखें तो ऑर्डर वैसा नहीं है, ये ऑर्डर चेंज हो गया और यही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, क्या है ध्यान रखना है इसको। तो सबसे ज्यादा Li के बाद K, देखो Li के बाद आना चाहिए था Na, मगर वो सबसे कम हो गया, तो सबसे ज्यादा Li, उसके बाद K Rb Cs ऑलमोस्ट लगभग लगभग क्या होते हैं, सेम, और उसके बाद क्या आएगा Na। तो सबसे बड़ा हो गया K, ठीक है, वहां पे K क्या था, सबसे छोटा था, और यहाँ पे K क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, और उसके बाद K Rb और Cs ये सेकंड नंबर पे आए, और लास्ट में कौन आया, Na। अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो Li से अधिक था Na से अधिक K से अधिक Rb, और Rb से अधिक रिड्यूसिंग एजेंट पावर किसकी थी, Cgm की, और सबसे ज्यादा Cgm की हो गई थी। मगर एक्वस फेज में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक K है, सेकंड नंबर पर आ गया K Rb और Cs, और लास्ट में आ गया Na। रीजन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताइए, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये हम किसी भी कंपाउंड को देख कर नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, तो आप इस ऑर्डर को ध्यान रखिए। और ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, इससे ऑर्डर चेंज हो गया, ये तभी तो इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी तो एग्जामिनर इसे एग्जाम में पूछता है, जिससे आपको क्या कर दे, आपको चक्कर कटाए। तो आप चक्कर में मत आना उसके, ठीक है, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो देखिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, अगर हम Li की बात करें तो कितना आता है, -3.05। अगर इन तीनों का देखें तो लगभग लगभग क्या होता है, माइनस का 2.85, और सोडियम का देखें तो माइनस का 2.7। तो सबसे ज्यादा मिनिमम किसका आ रहा है, इसका। देखिए माइनस, अगर हम माइनस को हटा दें तो वैल्यू बड़ी है 3.05, मगर माइनस का मतलब क्या हो गया, जो नंबर माइनस में बड़ा होगा वो क्या होता है, रियल में छोटा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना छोटा होगा उतनी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो रिड्यूसिंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। चलिए, अच्छा ये ज्यादा क्यों हो गई, उसका रीजन थोड़ा सा हाँ मैं बता सकता हूं आपको। इसका साइज जो है, Li का साइज कंपेरेटिवली इनके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इसका साइज कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से इस पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो जब वाटर मॉलिक्यूल इस पर आकर चिपकते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। हम जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनर्जी लगभग इतनी रिलीज हो जानी चाहिए, मगर उससे कहीं डबल ट्रिपल निकल जाती है। तो इसमें हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका जो साइज है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा छोटा छोटा हो जाता है, जिससे हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत, जिससे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करते हैं, जिससे लार्ज एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज। कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। इसलिए क्या हो जाता है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, स्मॉल, जिससे रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाती है, हाई। क्लियर। तो फाइनली इसमें क्या है, इसके पहले जो दो स्टेप हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी, वो तो क्या है, थोड़ी सी हाई है, मगर हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर देगी, सबको इतनी ज्यादा एनर्जी इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है कि उनको बैलेंस करके क्या कर देती है, ओवरऑल इसको जिता देती है। चलिए बात करें सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में ऐसा कोई एक्सेप्शनल नहीं है, सीधा सीधा वैसे जैसे गैसियस स्टेट में होता कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो आयनिस एनर्जी क्या होगी, आयनिस एनर्जी घटेगी, आयनिस एनर्जी घटेगी तो रिडक्शन पोटेंशियल पावर क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें डाउन द ग्रुप वैसे ही, डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, चाहे गैसियस स्टेट हो और चाहे जनरल स्टेट हो जाए, ठीक है। जनरल स्टेट मतलब एक्वस स्टेट। देखिए एक ये प्रॉब्लम है असर्सिंग रीजन वाला, ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें ए दिया है क्या, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Zn, Mn और Ni, ठीक है, आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। किस केस में, जब मेटल किस में जा रहा है, मेटल एटम से मेटल +2 आयंस में जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो इनकी जो वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है, मतलब ज़्यादा ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा ही छोटी है, ठीक है। क्यों है, और ये तो उन्होंने क्या दिया, असर्शन दिया। अब रीजन क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि Mn+2 और Zn+2 हैव द स्टेबल D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन एंड Ni+2 हैज़ द हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है अभी मैं बताऊंगा। देखिए ये कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है किसकी, Zn की और Mn की और Ni की, किस केस में, Mn से Mn+2 केस में जाने पे ये क्या है, कुछ मोर नेगेटिव है, ठीक है। एक्सपेक्टेड, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा नेगेटिव आती है, यानी कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा छोटी वैल्यू आती है, ठीक। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसका ये बात ऐसा क्यों है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये है, क्यों,
क्योंकि देखिए Mn+2 और Zn+2 का जो ये क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है D5 और D10, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से इसके क्या हो जाता है, मोर नेगेटिव हो जाता है। और इसमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम तो नहीं आता, मगर इसका साइज बहुत ज़्यादा इन सबसे छोटा हो जाता है, जिससे चार्ज डेंसिटी हाई हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी हाई होने से हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है, हाई, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। और जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल हो जाएगा उतना क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी सही है और ये भी सही है, और ये जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, क्यों होगा आप सुन लीजिए। अगर हम 3D सीरीज में 3D सीरीज के एलिमेंट हम लें तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया है, और आपको नहीं याद आ रहा तो देख लीजिएगा वहां पे। तो किस जब हम क्या करते हैं 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो डी के इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन तो होता है कम, तो इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और जेड इफेक्टिव जब बढ़ता जाता है तो साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज। मगर मिडिल में आके यहाँ साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सेम, और निकल के बाद साइज क्या होगा, स्लाइटली बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि डी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे डी के इलेक्ट्रॉन वापस क्या कर देंगे कि स्ट्रॉन्ग रिपल्सन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो इनिशियली तो क्या है, जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या होता है, कम, या रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होता है, कम। मगर ये क्या है, कहाँ तक घटेगा, जहाँ तक जेड इफेक्टिव कहाँ तक ज़्यादा रहता है, एन आई से। एन आई के बाद जब इलेक्ट्रॉन की डी सबसेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, यानी कि डी यहाँ D7, यहाँ D8, और फिर D9 D10 होगा, तो ये उल्टा क्या कर देता है, एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन कर देता है, जिससे जेड इफेक्टिव कम होने लगता है, और जेड इफेक्टिव कम होने लगेगा तो साइज बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे पहले तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जिससे साइज घटेगा, मिडिल में ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, और उसके बाद जेड इफेक्टिव थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी के कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, जिससे वापस साइज बढ़ने लगता है। तो सबसे छोटा साइज अगर मैं देखूं तो क्या है, लेफ्ट टू राइट घटता जा रहा है, मगर निकल तक घटा, और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो सबसे छोटा साइज किसका है, Ni+2 का। साइज सबसे छोटा है तो चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कुछ जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव। बात करें Mn की, Mn में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 25। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar3d5 4s2। अगर इसमें क्या करें, दो इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दें, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालते ही अगर इसको हम क्या करेंगे, Mn+2 में ले जाएं, तो जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये खुद भी चाह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन फटाक से निकल जाए, दो इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या हो जाएगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, कितना, 3d5, और स्टेबल होगा तो खुश रहेगा। ठीक है, तो ये जल्दी से ये चाह रहा था कि इन इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, ये परेशानी दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है, इनकी आयनिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है उस केस में जो एनर्जी रिलीज थी वो ज़्यादा हो गई, इस केस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आयनिक एनर्जी वो क्या हो गई, लो हो गई, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन के निकलते ही कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा है, स्टेबल, तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, या कह सकते हैं कम एनर्जी देनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए। तो इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल जो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव। सेम कहानी Zn में एटॉमिक नंबर होता है 30, तो कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d10 4s2। और जैसे ही Zn को Zn+2 में ले जाएंगे तो +2 में जाने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या कर लेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा D10, और ये खुद जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लूज कर देगा, या कह सकते हैं दो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो आयनिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत कम होगी, और एनर्जी रिक्वायर्ड कम होगी, तो इसका मतलब ये प्रोसेस जल्दी चल जाएगा, और प्रोसेस जल्दी चल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये क्या दिखा देगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या कह सकते हैं इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव मतलब स्मॉल, जितनी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी उतना क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर 4 किसके लिए, जब Mn+2 से किस में चला गया हो, Mn+3 में, +2 से +3 स्टेट में जा रहा हो, तो उस केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर का इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। बात करिए, जैसे ये स्कैडियम और ये वेनेडियम है, ये Fe है, Mn है, ये Mn और Zn है, तो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका ज़्यादा है, V का ज़्यादा है स्कैडियम से, या कह सकते हैं Mn का ज़्यादा है किससे, Fe से। किस केस में, जब ये +2 से +3 में जा रहा है, और Zn का ज़्यादा है Mn से, या स्कैडियम का ज़्यादा है किससे, Zn से। तो ये चेक करें,
चेक करने के लिए क्या देखें, जरा कॉन्फ़िगरेशन पे देखें। कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कि कहाँ आयनियस एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रही है और कहाँ कम। जहाँ आयनियस एनर्जी क्या हो जाएगी, लो होगी। आयनियस एनर्जी जहाँ पे लो रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम बात करें स्कैडियम, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, स्कैडियम +2 से +3 में ले जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 21। 21 का कॉन्फ़िगरेशन होता है AR3D8, यानी कि 3D1 4s2, मगर 2 इलेक्ट्रॉन +2 तो पहले निकल गया, तो 4s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले निकल चुके हैं। अब ये स्कैडियम +2 में तो कितना रहेगा, बस 3D1, क्योंकि 21 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 4s2, और s2 के 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले निकल चुके क्योंकि ये +2 है। तो कितना बचा, 3D1 बचा। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसे +2 से +3 में ले जाना। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन के निकलते ही ये क्या रह जाएगा, आर्गन नोबल गैस रह जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन के निकलते ही ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नोबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, और ये क्या है, मोर स्टेबल है। तो ये चाह रहा होगा कि मैं इस फॉर्म में पहुंचूं, और इस फॉर्म में पहुंचूं तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को फटाक से निकाल देगा। कह सकते हैं आयनियस एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। आयनियस एनर्जी लो होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसकी आयनियस एनर्जी क्या होगी, लेस। और जब आयनियस एनर्जी लेस होगी तो इसका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगी, तो इस केस में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या होगी, स्मॉल। उल्टी होती ना, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये आसानी से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन उतनी जल्दी हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब खुद क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या कह सकते हैं जितनी आयनियस एनर्जी क्या होगी, कम, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा उतनी क्या होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम। ये कह रहा है स्केडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कम बता रहा है, तो ये तो सही है। इस केस में ज़्यादा बता रहा है, जरा चेक कर लें, अभी पहले जेडन कोड चेक कर लें। आगे देखिए वेनेडियम, वेनेडियम में होते हैं 22 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें होगा 3D, इसमें होता है 3D2 4s2, मगर +2 का मतलब 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितना बचा, 3D2। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो ये 3D2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्या बचेगा, 3D1। तो ये तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आयनियस एनर्जी ना तो बहुत ज़्यादा, ना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी ना कम रिक्वायर्ड होगी, जितनी नॉर्मली होनी चाहिए थी उतनी नॉर्मल रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन ना तो कोई अनस्टेबल हो रहा है ना कोई स्टेबल हो रहा है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी कोई ऐसी अचीव नहीं हो रही, ना तो D2 स्टेबल होता ना D1 स्टेबल होता। यहाँ देखिए Mn में होते हैं 25 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4s2, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए 4s के, तो कितना बचा, 3D5। ये ऑलरेडी इस समय क्या है, स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल, ये इस समय इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो ये नहीं चाहेगा कि +2 में से +3 में जाऊँ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करूँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 3D4, जो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने वाला, तो इसकी आयनियस एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। आयनियस एनर्जी हाई हो गई तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट पावर कम हो जाएगी, और रिड्यूसिंग पावर एजेंट कम हो जाएगी तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस केस में ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए किसका, Mn का। ठीक है, चलिए बात करें यहाँ देखिए, अगर हम बात करें Zn की, Zn की बात कर लें तो Zn में इलेक्ट्रॉन होते हैं 30, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s2। ठीक, 3D10 4s2, +2 है तो 4s2 के तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये ऑलरेडी 3D10 है, और ये 3D5 से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे d ऑर्बिटल फुल्ली हाफ फिल्ड है, जबकि यहाँ फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड है तो और भी ज़्यादा स्टेबल है, तो ये और भी स्टेबल है, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। जब हम इसे +2 से +3 में ले जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए 3D10 में से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3D9, और 3D9 क्या होता है, अनस्टेबल। तो इसमें से जो आयनियस एनर्जी है वो कैसी रिक्वायर्ड होगी, हाई। वहाँ भी हाई थी, यहाँ भी हाई थी, मगर यहाँ और भी ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि वहाँ D5 था, यहाँ D10 था, तो इसका इसमें रिड्यूसिंग एजेंट पावर और भी कम होगी, तो स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और भी ज़्यादा होगा Zn के केस में। ठीक है, चलिए, तो Zn का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Mn से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। Mn का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा Fe से, देख लीजिए कैसे। Fe में क्या था, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं 26, कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6 4s2, +2 का मतलब 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही। अब मुझे +2 से +3 में लाना है, तो ये 3D6 में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 3D5 बन जाएगा, और 3D5 क्या होगा, मोर स्टेबल। तो ये खुद चाह रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या हो गया होगा, इसकी बल्ले बल्ले हो गई होगी, तो फटाक से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और फटाक से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसमें
रिड्यूसिंग एजेंट पावर क्या होगी, ज़्यादा, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो Fe का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, Mn का ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए Fe का कम होगा, Mn का ज़्यादा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें देखिए ये स्टेबल ये फटाक से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा था, तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। कौन, स्कैडियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या था, कम था। तो ये भी कम था, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग कौन सा हो गया, ये कह रहा है कि स्कैडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। नहीं जी, कम होगा ये। तो कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया इसमें, डी। तो ये बात ध्यान रखनी, जो रिड्यूसिंग एजेंट पावर है, रिड्यूसिंग एजेंट पावर जो है, ये रिड्यूसिंग नेचर बोल दे या रिड्यूसिंग एजेंट बोल दे, रिड्यूसिंग एजेंट नेचर बोल दे, कुछ भी बोल दे, उसका मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, या कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे ये आयनाइजेशन एनर्जी मेन फैक्टर नहीं है, मेन फैक्टर होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो किन वैल्यू से निकलता है, 3 वैल्यू के सम से निकलता है। एक तो सब्लिमेशन एनर्जी, एक आयनाइजेशन एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कम होनी चाहिए, यानी कि सब्लिमेशन कम होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तो देखिए सब्लिमेशन कम, लेटेस्ट एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी कम और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। जो रिक्वायर्ड हो वो लो होनी चाहिए और जो रिलीज हो वो हाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली कौन दिखाते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं। देखिए मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाने की, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने की और दूसरों को रिड्यूस करने की। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके एनायन बनाने की, यानी कि खुद रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। तो जैसे हमारे पास ये Cl गैस एटम है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या करा, एडिशनल ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को तुरंत कैप्चर कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 287। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाएगा तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 288। तो फटाक से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। वही नहीं ले रहा है, ठीक है, जरूरत है इसे, क्योंकि लेने से क्या हो रहा है, मोर स्टेबल। हर कोई आदमी कोई भी कब काम करेगा, जब वो स्टेबिलिटी उसकी बढ़े। तो ऐसे ही एलिमेंट है, देखिए हमारा शरीर या हमारे दिमाग, हमारी सोच, सब कुछ किससे मिलकर बनी हुई है, एलिमेंट से। एलिमेंट जैसा करते हैं वैसा ही हम करते हैं, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि जैसा हम करते हैं, नहीं, एलिमेंट जैसे। अगर केमिस्ट्री में कहीं कुछ भूलो तो खुद अपने आप को देख लो कि हम कैसे करते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगी बात। तो देखिए ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। क्यों कर रहा है भाई कैप्चर, तो रीजन क्या है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, और मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा, ठीक है। तो बस समझ जाइए, जैसे आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेते ही क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं देखूं तो यहाँ क्या थी, 0 और वहां कितनी आ गई, -1। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन, या कह लो इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा तो ये Cl खुद तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मगर दूसरों को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज। तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है या पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वहां रिडक्शन पोटेंशियल था, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। चलिए बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करेगा जी, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी 3 एनर्जीज पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी एनर्जी, एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलते, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में मिलते हैं। तो मॉलिक्यूल को तोड़ के मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले एटम। तो ये एक Cl एटम ही तो ले रहा हूं मैं यहाँ, तो मुझे क्या मिलेगा, Cl एटम कभी नहीं मिलता, मुझे Cl2 गैस मिलती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले Cl2 को ब्रेक करके Cl एटम में लाना पड़ेगा। तो उसे ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये रिक्वायर्ड होगी क्योंकि किसी को भी तोड़ना है, किसी को भी तोड़ना है तो एनर्जी तो खर्च होगी, ठीक है। अमरूद भी तोड़ने हो कहीं से तो खर्च होगी एनर्जी, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या होगा, जब ये क्या हो गया, एटम बन गया। एटम को अब हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। तो किसी भी एडिशनल इलेक्ट्रॉन को जब ऐड कराते हैं किसी एटम में तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया है। अगर हम किसी भी एटम को पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो जनरली मोस्टली एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, मगर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो एनर्जी रिलीज की बजाय उल्टी रिक्वायर्ड हो जाती है, और पहले स्टेप में जितनी मिली थी उससे कहीं ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है, ठीक है। यही कारण होता है कि हम जैसे मान लीजिए कहीं पे फंस जाएं, कि जनरली आदमी धोखा कहाँ खाता है, कोई एक स्टेप किया और पहले स्टेप में वो तुम्हें क्या कर दिया, उसने फायदा दिलवा दिया, दूसरे स्टेप में क्या कर लेता है, तुम्हें लूट लेता है। वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। चलिए खैर, मगर हमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना, पहला ही, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा
किसी भी एटम में जब एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं पहला, तो वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और वो कैसी होगी, रिलीज होगी, इसलिए मैंने माइनस की लिख दी। प्लस जब ये क्या हो गया, गैसियस एनायन बन गया, यानी कि सीएल गैस माइनस बन गया, अब इसे क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैच करेंगे। और जब भी किसी आयंस पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच करें, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, तो एक एनर्जी रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में एक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज, और उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर। तो इन तीनों एनर्जी के सम से निकल के आएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें भी वही कहानी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है वो तो क्या होनी चाहिए, कम से कम रिक्वायर्ड हो, और जहां जहां से मिल रहा हो वहां से ज्यादा मिले। ठीक है, यानी कि कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो सस्ता मिले, और बेचने जा रहे हैं तो महंगा बिके। ठीक, तो देखिए जैसे हमारे पास ये कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, जनरली नॉन मेटल किस में मिलेंगे, गैसियस मॉलिक्यूल में। तो पहले तो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके किस में लाना है, इसे एटॉमिक फॉर्म में। तो ये क्या, कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, ये किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चलिए, तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ये आ गया एटॉमिक गैस फॉर्म में, एटॉमिक गैस फॉर्म में आ गया, तो अब इसे एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराने में एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस गैस बन गया। अब इस पे क्या कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल यानी कि एक्वस फॉर्म में ले जाएंगे, तो एक एनर्जी रिलीज होगी, क्या, उनसी हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इन तीनों एनर्जी का सम से क्या पता चलेगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कोई भी एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कब, जब रिक्वायर्ड एनर्जी तो कम हो, रिलीज एनर्जी ज्यादा हो। तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो क्या होनी चाहिए, लो, और हाई क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हाई क्या होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिए। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं भैया, इन ऑर्डर को आप बिल्कुल कैसे भी रटिए, कुछ भी करिए या समझिए, ये याद होने चाहिए। ये बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको बिल्कुल भी मिस करके या इनको भूल के एग्जाम देने नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, 4 हैलोजेंस, हैलोजेंस के लिए अगर हम बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वैसे मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सारा बताया, कहाँ कहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे कैसे वेरी करती है, फिर भी याद दिला दूंगा यहाँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, जनरली हमने ये पढ़ा है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड, देखिए जितना बड़ा एटम, जितना बड़ा साइज होगा एटम का, उतनी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो जितना बॉन्ड वीक होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एफ से बड़ा साइज सीएल का, सीएल से बड़ा बीआर का, बीआर से बड़ा आई का। तो सबसे एफ से बड़ा साइज किसका है, सीएल का, सीएल से बड़ा बीआर का, बीआर से बड़ा आई का। तो एफ से बड़ी बॉन्ड लेंथ किसमें मिलेगी, F2 से ज्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ मिलेगी Cl2 में, Cl2 से भी ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें मिलेगी, Br के बीच में, Br2 में, और Br2 से भी ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें मिलेगी, I2 में। जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड की जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है उतना बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम। तो सबसे वीक बॉन्ड किसमें होना चाहिए, आई का बॉन्ड क्या होना चाहिए, सबसे वीक होना चाहिए। तो ये आसानी से टूटना चाहिए, तो इसकी बॉन्ड डिसएनर्जी क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, है सबसे कम। मगर सबसे छोटा बॉन्ड किसमें होना चाहिए, F2 में, क्योंकि F का साइज सबसे छोटा है, तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होनी चाहिए, मगर सबसे अधिक नहीं है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है हैलोजन के केस में, वो सबसे बड़ा क्या है, सबसे होना तो क्या चाहिए, F2 से कम होनी चाहिए किसकी, Cl2 की, Cl2 से कम Br2 की, Br2 से कम I2 की होनी चाहिए। मगर क्या है, F2 क्या हो गया, लास्ट में पहुंच गया, इतनी भी लास्ट में नहीं पहुंचा, I2 से पहले रहा, तो F2 यहां से उठ के यहां पहुंच गया, यानी कि I2 से जस्ट पहले। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, जब भी हैलोजन अगर हम बात करते हैं, यहां समझ लीजिए ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन की बैलेंसी सेल कौन सी है, सेकंड। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग करके बॉन्डिंग कर ली, तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 का मतलब 3 लोन पेयर। तो इन पे ये लोन पेयर हैं, लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर होगा, इसमें भी सीएल में भी लोन पेयर होंगे, बीआर में भी लोन पेयर होंगे, आई में भी लोन पेयर होंगे। मगर इसकी जो बैलेंसी सेल है वो सेकंड है, तो जो लोन पेयर पड़े हैं वो 2p में पड़े हैं,
और 2p के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो छोटी है, जिससे ये जो लोन पे रिपल्शन है मोर इफेक्टिव हो जाएगा। और मोर इफेक्टिव होगा तो अपने घर के बॉन्ड को खुद ही तोड़वा देगा, मतलब बाहर वालों को पीटने की जरूरत नहीं है। ये घर के ही बच्चे इतना ड्रामा कर देंगे कि घर का सत्यानाश कर देंगे, ठीक है। घर का ही कोई सदस्य क्या कर देगा, घर का कोई सदस्य ऐसा ड्रामा कर देगा कि घर कितना भी स्ट्रांग हो उसे क्या कर देंगे, ये बर्बाद कर देंगे। तो ये घर खुद के ही लोग क्या कर देते हैं, इसको रिपेल कर देते हैं। इसमें क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें जो बैलेंसी सेल है वो 3 है, और 3 है तो लोन पर होंगे 3p में, और 3p के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई, और तो इनके बीच में जो लोन पर रिपल्शन है अब वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। इसलिए तो लोन पर रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मगर वो वीक हो जाता है। तो इफेक्टिव, तो रीजन क्या है, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ लोन पर रिपल्शन मोर इफेक्टिव हो जाता है, किसकी वजह से, स्मॉल साइज की वजह से। तो इसलिए F2 का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी मगर कम हो गई, और इतनी सबसे कम भी नहीं हुई, I2 से ज्यादा रही, तो ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा Cl2 की, उससे कम Br2 की, फिर आता है F2, उसके बाद में I2। बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भैया ये मैं पीरियोडिक टेबल में आपको बता चुका हूं। डाउन द ग्रुप क्या होता है, जब भी हम पी ब्लॉक के ग्रुप में चलते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इनवर्सली होती है। तो क्या होना चाहिए, F से, तो क्या होनी चाहिए था ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा F की होनी चाहिए थी, उससे कम Cl की, उससे कम Br की, उससे कम I की, ये होनी चाहिए थी। मगर Cl की ज्यादा हो जाती है किससे, F से। देखिए F का साइज क्या है, जिसका साइज जितना छोटा होगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस उतना ही अट्रैक्ट करता है। तो आयनिक एनर्जी सबसे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करना चाहिए था, F, क्योंकि इसका साइज छोटा है। मगर इसका साइज छोटा होना ही दिक्कत हो गया, इसका साइज कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो ज्यादा होती है मगर इसके खुद के जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने नजदीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव नेट फोर्स इस केस में ज्यादा हो जाती है एज कंपेरिजन टू दिस। तो इसलिए जितनी एनर्जी इसमें रिलीज होगी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज हो जाती है, Cl में। और ये जो ऑर्डर है ये केवल हैलोजन में नहीं, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है, 17 ग्रुप है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पहले एक स्टेप में, सेकंड पीरियड के, फर्स्ट पीरियड का तो कोई एलिमेंट इनमें होता नहीं, तो जब भी आप सेकंड पीरियड से चलेंगे तो पहले इंक्रीज होगी और फिर क्या होगी, डिक्रीज। तो देखिए F से Cl पर जाऊंगा तो इंक्रीज, और Cl के बाद क्या होती है, डिक्रीज। यही तो था, देखिए F Cl Br और I, तो ये क्या होगा, पहले तो क्या होती है इंक्रीज और फिर क्या होती है डिक्रीज। यहाँ रीजन क्या हो गया था, क्योंकि कंपेरेटिवली साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए अब ये किससे छोटी होगी, सिर्फ Cl से। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना कहाँ जाता है, ये इतना भी छोटा नहीं हो जाता कि Br और I से पीछे पहुंच जाए, जस्ट Cl से कम हो जाता है, ठीक है भाई। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता था, नाइट्रोजन की बात करें तो वो भी सबसे लास्ट में आ जाता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताए हैं। चलिए खैर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की ज्यादा हो जाती है F से। तो ऑर्डर हो गया पहले Cl बाद में F, फिर कोई गड़बड़ नहीं है, ये होना चाहिए था F के बाद Cl के बाद Br के बाद I, ये होना चाहिए था, मगर F कहाँ उठ के चला जाता है, C के बाद। और बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी में कहाँ चला जाता है, I से जस्ट पहले। एक और बात करें हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, जिस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा उस पे जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपकेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल जितने ज्यादा चिपकेंगे उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। अब चार्ज डेंसिटी ज्यादा कब होती है, जितना साइज छोटा हो और चार्ज ज्यादा हो। तो चार्ज तो सब पे सेम है, -1 तो अब साइज देख लो, साइज F से बड़ा साइज Cl का, Cl से Br का, Br से बड़ा I का। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, और चार्ज डेंसिटी घटेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी घटेगी। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, मतलब जिस पे साइज छोटा हो या चार्ज ज्यादा हो, चार्ज तो इन पे सब पे सेम है, तो साइज जिसका छोटा है उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो उस पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा चिपकेंगे, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा हो गई। तो हाइड्रेशन एनर्जी में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, जो सीक्वेंस होनी चाहिए बिल्कुल वैसी की वैसी है, सबसे ज्यादा F की, उससे कम यानी कि साइज के इनवर्सली। तो साइज लेफ्ट टू राइट जाने से यानी कि डाउन द ग्रुप जाने से साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, जिससे हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होती है, F माइनस की, और जितनी इमेजिन करते हैं उससे कुछ ज्यादा ही मिल जाती है, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि इसका साइज कंपेटिबली जितना हम छोटा मान रहे हैं उतना नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा छोटा है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी इसकी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उतनी नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा ही है, तो जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे भी थोड़ी ज्यादा ही होगी, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो कुल मिला के जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर है तो 3 बातों को मिलकर बनती है, किन किन से, बॉन्ड डिसएनर्जी, और बॉन्ड डिसएनर्जी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी, इन तीनों एनर्जी का रिजल्ट निकल कर आता है। तो इन तीनों एनर्जी के रिजल्ट से फाइनल अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखूं किसकी, हैलोजन की, तो वो ये निकल कर आती है भैया F2Cl2Br2I2, यानी कि फाइनल F ही जीत जाता है। जीत क्यों जाता है? क्योंकि F की, देखिए F की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड डिसएनर्जी भी कम है, और क्या है, बॉन्ड डिसएनर्जी कम है तो कम होनी चाहिए। बॉन्ड डिसएनर्जी, जो बॉन्ड एनर्जी तो रिक्वायर्ड थी, जितनी कम रिक्वायर्ड उतना बढ़िया है, तो यहां से जीत गया। यहां से थोड़ा हारा है बेचारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए ज़्यादा, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए ज़्यादा। यहाँ F थोड़ा सा हार गया, मगर इसने यह हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज़्यादा जिता देगी इसको, क्योंकि साइज इसका कंपेटिबली इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा छोटा है कि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल ऑर्डर इन तीनों का रिजल्ट निकल के जो आता है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? F2, उससे कम Cl2, उससे कम Br2, उससे कम I2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो ये जनरली क्या होते हैं, जो हैलोजन है वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है? F2, तो उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा है, मतलब यही तो जल्दी रिएक्शन करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर एक ही बात है। तो F2 सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, उससे कम Cl2, उससे कम Br2 और सबसे कम I2। और रिएक्टिविटी ऑर्डर भी वही होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। केमिस्ट्री में बहुत बार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि F2 मोस्ट रिएक्टिव होती है, और इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि रिएक्शन को हाईली एक्सप्लोजिव कर देती है, यानी कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इतनी ज़्यादा हीट निकल जाती है कि प्रोडक्ट को ही जला देती है। तो समझ में आ रही बात नहीं, क्यों होता था ये? देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सबसे ज़्यादा था, अगर हैलोजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। ओवरऑल देख ले, ओवरऑल केमिस्ट्री की बात कर लें, तो ओवरऑल केमिस्ट्री में बात करें अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो इनमें कुछ जैसे जनरली हम यूज़ करते हैं यानी कि हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इनमें आपस में कंपेयर करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा F2 फिर Cl2, यानी कि हैलोजन के ही 2 मेंबर जीत जाते हैं। उसके बाद आता है O2 और N2। O2 में देखिए, O2 में क्या है, O2 में हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाई है, मगर फिर भी ये हार जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि OO के बीच में डबल बॉन्ड है, NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। डबल ट्रिपल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड आने की वजह से इनकी बॉन्ड डिसएनर्जी क्या हो जाती है? हाई। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसएनर्जी होगी, हाई होगी, क्योंकि बॉन्ड डिसएनर्जी क्या है? एक रिक्वायर्ड एनर्जी है, और रिक्वायर्ड एनर्जी वाली, अगर रिक्वायर्ड वाली एनर्जी बढ़ जाए तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये O2 और N2 हैलोजन से इसलिए हार गए क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है वो फ्लोरीन और क्लोरीन की ज़्यादा पाई गई, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए, तो ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक और है रिड्यूसिंग नेचर। भैया ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो कौन है? फ्लोरीन की ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की, ये थी ऑर्डर। तो अगर मैं रिड्यूसिंग नेचर मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर का उल्टा, तो वो उल्टा हो जाएगा। हाँ, किसका? F से ज़्यादा Cl का, Cl से ज़्यादा Br का, Br से ज़्यादा I का। ध्यान रखना, F क्या दिखा रहा था? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो F रिड्यूसिंग नेचर नहीं दिखाएगा, F माइनस दिखाएगा। फिर पोलैरिटी जब बदलोगे, जब आपकी उसकी फ्रेम बदलोगे, तभी तो पोलैरिटी बदलेगी। F है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, मगर F माइनस, आपने जो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था, इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा था, तब उसकी बात थी। अगर आप F की बात करोगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और F माइनस की बात करोगे तो रिड्यूसिंग नेचर हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, अब तो पेट भर गया, अब तो उल्टी करेगा, ठीक है। तो उल्टी करेगा मतलब रिडक्शन, तो समझिए। तो इस केस में क्या हो गया? तो अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर जब पोलैरिटी बदल गई तो रिएक्टिविटी भी उल्टी हो जाएगी। ये अगर F2 क्या था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा? I2 नहीं, I माइनस, ठीक है भाई। चलिए, तो जैसे अगर यहाँ बात करें, तो अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 से क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा? F माइनस, मतलब F से क्या बनेगा? F माइनस। तो अगर F की नेचर क्या थी? ऑक्सीडाइजिंग, तो इसकी नेचर क्या होगी? रिड्यूसिंग। वो अलग बात है कि ज़्यादा नेचर कैसी थी, और इलेक्ट्रॉन को लेने की नेचर ज़्यादा थी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग। तो इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन कम होगी, तो इसलिए ओवरऑल क्या है? तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। अगर हम इसमें बात करें तो I2 से I माइनस जाने की टेंडेंसी कम होगी, मगर I माइनस से I2 आने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि कहानी उल्टी हो गई। क्योंकि वहाँ पे तो साइज छोटा था, आराम से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, यहाँ पे साइज बढ़ गया, तो कहानी उल्टी हो जाएगी। ये क्या कहलाएगा? तो ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इन दोनों में बात करूँ तो ये इफेक्टिवली, जनरली अगर फाइनल बात देखूँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इन दोनों में फाइनल देखूँ तो इससे ज़्यादा इफेक्टिव ये होगा, तो फाइनली क्या कहूँगा? इसे रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, चलिए एक ये कुछ बातें देख लीजिए। ये कह रहा है स्पेसीज हैविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बातें मैं कई बार बता चुका हूं। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें सेंट्रल एटम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को लाई करे तो वो सिर्फ और सिर्फ कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों? जैसे बात करें सल्फर, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। कैसे हो सकती है भैया, ये भी मैंने कई बार बता दिया। अगर आप किसी भी एटम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो सकती है। सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 6, यानी कि 16 ग्रुप, ये 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, 6। अगर कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है अब वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर को लाई कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? अगर जैसे सल्फर की बात कर लें, सल्फर अगर +6 में है तो +6 से कभी भी +7 में नहीं जा सकता, क्योंकि +7 उसमें एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो जब वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वो क्या है, खुद क्या है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि +6 से +7 में नहीं जा सकता, सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। +6 से +5 में, +4 में, +3 में, +2 में, -2 में, इनमें जा सकता है। तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो दूसरों को क्या करेगा, सिर्फ ऑक्सीडाइज। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सिर्फ और सिर्फ वो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे एग्जांपल देख लें, H2SO4, तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर देखें कितनी आएगी, +6। ऑक्सीडेशन नंबर हमें बता नहीं रहा कैसे आ रही, +6, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, नहीं किसी को नहीं आ रही तो ऑक्सीडेशन नंबर में देखिएगा, रिडॉक्स लेक्चर में देख लीजिएगा। यहाँ देखिए एन की हम कितनी निकालें, यहाँ कितनी आएगी, +5। यहाँ क्रोमियम की निकालें तो कितनी आएगी, +6। यहाँ एमएन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कितनी आएगी, +7 आएगी। तो ये क्या है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है, 6। नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो सकती है, वो कितना है, 5। क्रोमियम की मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकती है, वो कितना होता है, 6। ठीक है, और एमएन में कितनी हो सकती है, मैक्सिमम +7। तो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहे हैं इन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम। तो ये कैसे काम करेंगे, सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर देख तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, उसकी वो किस में लाई कर रहा होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है घट सकती है, बढ़ तो कभी सकती नहीं, क्योंकि बढ़ने का मतलब तो है फिर ये हाईएस्ट नहीं होगी। तो जब ये हाईएस्ट है तो इसका मतलब इससे ज़्यादा और हाई नहीं हो सकती, बस लोवेस्ट हो सकती है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटी तो वो क्या कराएगा, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो खुद कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट, स्पेसीज हैविंग लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी भी ये कह रहा है स्पेसीज हैविंग लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ओनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर किसी भी स्पेसीज के अंदर सेंट्रल एटम, किसी भी स्पेसीज के अंदर सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन और लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर को लाई कर रही है, तो वो क्या कैसे काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8। ठीक है, ये मैंने आपको रेडॉक्स में सिखाया है, रेडॉक्स में देख लीजिएगा भाई, जिसको समझ में नहीं आता ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, या मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगी, या मिनिमम पॉसिबल क्या होगी। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, H जाएगा किस में, H जाएगा +1 में, कितने H हैं, 2, तो ये +2, तो किस में जाएगा, -2 में। ये जाएगा H +1 में तो Cl जाएगा -1 में, H जाएगा +1 में तो Br -1 में, H +1 में तो I -1 में। देखिए अगर बात करूँ सल्फर, तो सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अगर इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8 करो तो कितनी हो सकती है, मिनिमम -2। और इस समय ये -2 में लाई कर रहा है, तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, यहाँ पे ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है। जैसे हेलोजन की मैक्सिमम पॉसिबल, हेलोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है +7, और मिनिमम कितनी हो सकती है, 7 - 8 मतलब -1। तो इस समय ये अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहे हैं, और लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट में लाई कर रहे हैं, तो ये खुद क्या होंगे, ये खुद रिड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि -1 से और -2 में नहीं जा सकता ये, तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता, सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, और ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस। तो देखिए, तो ये अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहे हैं, तो सबके सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करना। अगर इसकी ये लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब इससे और छोटी नहीं हो सकती, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इससे बढ़ सकती है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा, स्पेसीज हैविंग द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट।
अगर किसी भी सब स्पेसीज के अंदर सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मीडिएटर है, यानी कि इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब ना तो हाईएस्ट को लाई करती ना लोवेस्ट को, उसके कहीं बीच में है, हाईएस्ट और लोवेस्ट के कहीं बीच में है, तो वो दोनों तरह काम कर सकता है। अगर मान लीजिए जैसे सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +4 आ गई, तो ये +4 से बढ़ा के +6 में भी जा सकता है और +4 से घटा के 0 में भी जा सकता है, +2 में भी जा सकता है या -2 में भी जा सकता है। मतलब ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम भी कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। तो देखिए जैसे यहाँ देखूं O की होती है -2 और कितने ऑक्सीजन है 2, तो -4, तो -4 है तो सल्फर की कितनी होगी +4। तो यहाँ सल्फर SO2 में सल्फर किस स्टेट में लाई कर रहा है, +2 में, वो +4 में, और +4 का मतलब हाईएस्ट कितनी होती है सल्फर की बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल यानी कि +6, और लोवेस्ट कितनी होगी -2। तो ये +4 जो है -2 और +6 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। सेम बात करें यहाँ, ये परोक्साइड है, H जाएगा +1 में और कितने H हैं 2, तो +2, तो O2 पे क्या आएगा -2, मगर कितने ऑक्सीजन है 2, तो एक के हिस्से में कितना आएगा -1। तो O की जो ऑक्सीजन नंबर है वो -2 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि -2 भी और +2 भी। तो इसका मतलब -1 क्या है, बीच में है, ना तो हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है। तो ये भी कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। सेम कहानी ओजोन। ओजोन में ओजोन की ये क्या है, फ्री वैलेंट एटम है, ये क्या है, फ्री वेल यानी कि फ्री ये क्या है, फ्री स्टेट एलिमेंट है, ये सेम एटम से मिलकर बना हुआ बॉन्ड है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की 0 होगी, और 0 ना तो हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट होगी +2, लोवेस्ट कितनी होगी -2। तो ये ना ये हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है, दोनों तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी, ठीक है। थैंक्स।